Good evening, Parth and class. Good evening, Garv, Avdesh, Rishabh, खुशी, युक्ता। चलो अच्छा, इस बहाने बच्चों के नाम आते जा रहे हैं। अंश, फर्स्ट क्लास। लक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी सेकेंड ही है। तुम डरे हुए मत रहो, मैं भी डरी हुई हूँ, टेंशन मत लो। अपन दोनों ही डरते हैं, डर डर के पढ़ते हैं, रखा क्या है जिंदगी में। अरे एंजॉय करेंगे भाई, एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनन्या, ठीक ठीक। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, घबराने की बात नहीं है, कुछ खास लास्ट क्लास में हुआ नहीं है, मेरी भी सेकंड क्लास ही है, सीख लेंगे। श्रेयांशी, ओके 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 भाई, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, मतलब शुरू किया जाए, खेल शुरू किया जाए। प्रिंस, हाँ भाई, चलो भाई, सभी को गुड इवनिंग। अब खेल शुरू किया जा रहा है। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हेलो स्वस्तिक। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्टार्ट ही किया था, बिल्कुल पास, सिंपल सा कंसेप्ट था, एक के बाद एक अपन सीखते जा रहे थे कि इन्होंने क्या लिखा है। ठीक ऋषभ, ठीक। तो अपन समझ रहे थे कि ये जो बीबीटी वाले हैं क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहली चीज अपन ने देखा कि उन्होंने ये बताया कि जब बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसे बनता है। जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, उससे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, समझ गए अपन। दूसरी चीज उन्होंने बताया, दूसरी चीज, हाँ बेटा अब पढ़ाई पर ध्यान। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई अपन को कि जब ओवरलैपिंग होती है, जब ओवरलैपिंग होती है तो वो उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में होती है जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, वो भी अपन ने सीख लिया। उसके थ्रू हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना सीखे। जैसे ClF3 में क्लोरीन किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस एक्साइटेड स्टेट में है, ये अपन ने इस टाइप के आंसर देने सीखे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तीसरी चीज अब बीबीटी की, इतना अपना हो गया था लास्ट क्लास में। तीसरी चीज जो बीबीटी की है, उन्होंने ये बताया कि यार कोई बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कोई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। तो जो बॉन्ड है वो कब स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से। तो बताया गया कि जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड is directly proportional to overlapping, extent of overlapping। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब समझ में आया? ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपन समझते जा रहे हैं कि अच्छा, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन मैडम, ओवरलैपिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? हम कैसे बताएंगे कि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसमें ओवरलैपिंग कम है? बात करते हैं, पूरी करते हैं अपन। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन, अब देखो, अब आई काम की चीज। फर्स्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, दो तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं अपनी जिंदगी में, मेनली दो आते हैं, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू। अब क्या होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, सीखेंगे, सीखते हैं, इसके बाद सीखते हैं। अभी तो बस याद करो, अभी तो बस याद करो। अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है पाई बॉन्ड के थ्रू। दो टाइप के बॉन्ड, सिग्मा पाई। कौन सा, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? सिग्मा की स्ट्रेंथ ज्यादा।
पाई से। पाई कब बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू। ये कौन सी बातें हो रही अभी समझ में आ जाएंगी। अभी तो याद करो, याद हो गया होगा सभी को कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, लिखा है मैंने और आपसे कहा है याद कर लो। आपने याद कर लिया सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, बीबीटी के अकॉर्डिंग ऐसा है। ठीक है, और कुछ? हाँ, और कुछ भी है। साइज अगर ज्यादा होता है तो ओवरलैपिंग कम होती है। ध्यान रखना, साइज ज्यादा, ओवरलैपिंग कम, मतलब बॉन्ड वीक होगा। जैसे कंपेयर करने को कह दिया जाए, दो ऑर्बिटल हैं 1s 1s, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, और 1s और दूसरा है 2s, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? फटाफट आंसर आपको ही देना है। 1s। ठीक, 1s 1s, ये ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है। बहुत बढ़िया, सीखते जा रहे हैं अपन। तीसरी चीज बताई गई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये मैं समझाती हूं, अभी तुम थोड़ा सा याद रखो। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। रटो इसको, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा। ठीक, अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सुनो, एस से ज्यादा पी में होती है, पी से ज्यादा डी में होती है। ध्यान रखना, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी याद रखो, एस से ज्यादा पी में, पी से ज्यादा डी में। ये चीज एकदम याद हो गई। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरा, साइज ज्यादा, ओवरलैपिंग कम। तीसरा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा तो ओवरलैपिंग भी ज्यादा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी। क्या ये आपको याद हो गया? रब कर दिया जाए, रब कर दिया जाए, प्रैक्टिस की जाए। ठीक ठीक ठीक। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि ये जो तीन चीजें अपन ने सीखी हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्या सीखा अपन ने इस पे, किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे हम? अब क्वेश्चन नंबर 1, उस पर बेस्ड जो अपन ने तीन चीजें सीखी है। मैम एक मिनट, एक मिनट, कुछ लिखकर भेजा है किसी बच्चे ने। मैम लेकिन एस ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल होता है ना? हाँ बेटा, वही तो मैंने लिखा है हर्षल, नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल होता है, तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सबसे कम होती है उसमें। यही लिखा है, नॉन डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सबसे कम, वही लिखा था अपन ने। ठीक, समझ आया ना? अब जरा समझो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आएंगे, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मान लो एक बॉन्ड बना हुआ है जिसमें ओवरलैपिंग है, मान लो 2s 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 2p 2p 2p। सारे बॉन्ड सुनो, सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। और आप, अब आपसे कहा गया कि बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर है इन तीनों में, अमंग दीज थ्री स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? ओ बस बस, यही बताना चाह रही थी, यही बताना चाह रही थी, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट। एन की वैल्यू तो हर जगह सेम है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यहां ज्यादा आई है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एन की वैल्यू सेम, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यहां। क्लियर? बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया, ऐसे सीखते चलना है अपन को, सीखते चलना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें एक एग्जांपल और, ताकि और क्लियर हो जाए चीजें। 2s 2p 3p 3p। अब फंसाने की बात, अब फंसाने की बात। 2s 2p 3p 3p, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ध्यान देना, ध्यान देना, जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और साइज की बात आ जाए तो साइज को हमेशा प्रायोरिटी देना है। यही तो सीखना है अपन को, यही तो सीखना है।
किसको प्रायोरिटी देना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक ठीक, एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और। निपटा दूं, चलो ना, रब कर दूं ना। अरे यार, तो चलो फिर यहाँ पर फटाफट नोट कर लो बेटा, यहाँ 2s था, सारे सिग्मा बॉन्ड थे। ठीक, डन लिख कर आ गया है बहुत सारे बच्चों का। एक और, एक और, अब थोड़ा सा मैं ए 2p पाई 2p पाई। देखो, 2p की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। 2p दो ऑर्बिटल है, उनकी ओवरलैपिंग से हमने मान लिया कि पाई बॉन्ड बना। तो एक बॉन्ड अपन ने लिया 2p पाई, एक बॉन्ड लिया 3p पाई, मतलब समझ रहे हो ना, 3p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है। एक लिया 3p पाई 3d पाई। चलो ए बी सी तीन है, तुम मुझे बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा ये बताओ। सबसे स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है 2p पाई। उसके बाद ए के बाद, ए सबसे स्ट्रॉन्ग है, ए के बाद किसका नंबर आएगा? एक दो तीन, आंसर तो आ गए हैं भाई साहब, आंसर तो आ गए हैं, काफी बच्चों के सही आंसर है। 3p पाई 3d पाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि डी में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है और सबसे सबसे वीक होगा 3p पाई। इनफैक्ट ध्यान रखना, ये इतना वीक बॉन्ड होता है, इतना वीक बॉन्ड होता है कि इफेक्टिव ही नहीं होता, नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव मतलब बहुत ही वीक, वेरी वीक बॉन्ड। इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होती है। अब इससे इससे देखो क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि यार जब अपन ने N2 बनाया, एक सिग्मा दो पाई, क्या ये सभी को पता है? N2 के बीच में जो बॉन्ड बनता है एक सिग्मा और दो पाई होता है। ठीक ठीक, बढ़िया। क्या तुमको ये पता है कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नाइट्रोजन के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात दिमाग खुल रहा है ना? ठीक, तीन अनपेयर्ड होते हैं, कहाँ होते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स में, कौन से ऑर्बिटल्स में? एस में या पी में, जरा लिखो। ठीक 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 ठीक, एन, एन में तुमने बता दिया, पी में। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये भी 2p की ओवरलैपिंग से है। तीन है ना, पी के पास तीन ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल ने सिग्मा बनाया, दो पी ऑर्बिटल ने पाई बनाए हैं। इसका भी पी, इसका भी पी, ओवरलैपिंग, इसका पी, इसका पी, ओवरलैपिंग। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन कह सकते हैं कि 2p पाई बॉन्ड है, कह सकते हैं ऐसा। ये जो पाई बॉन्ड बने हैं ये 2p पाई है, क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 2p। चलो, अगर अपन P2 बनाए, मान लो P2 बनाए, तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये जो दो पाई बॉन्ड बनेंगे ये 3p पाई बनेंगे। ये समझ में आया? क्योंकि फास्फोरस के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड शेल है। फास्फोरस के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड शेल है। तो वहां पर जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो 3p पाई, और हमको पता है 3p पाई इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए तो ये बनता ही नहीं है। N2 बनता है, P2 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि 3p पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती।
नॉट इफेक्टिव, नॉट पॉसिबल, बहुत वीक बॉन्डिंग होती है। क्लियर, समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन में O2 बनता है, H2 नहीं बनता। नॉर्मल कंडीशन में कोई पूछे तो क्या बताओगे? 3p पाई इफेक्टिव नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। वीक बताया ना, अभी वीक होती है बॉन्डिंग, अभी तुमने तो देखा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वीक है ये बॉन्डिंग। एक तो पाई अपने आप में वीक, ध्यान दो, एक तो पाई अपने आप में वीक है, और दूसरा एन की वैल्यू बढ़ा दी, एन की वैल्यू बढ़ा दी। इस चक्कर में 3p पाई ये बॉन्ड बहुत वीक होता है। और कॉमन सेंस की बात है, जब 3p पाई वीक है तो 4p पाई तो बहुत ही वीक होगा। तो सीधी सी बात है, आपने एन की वैल्यू और बढ़ा दी, वहां की तो बात ही नहीं करते अपन, नहीं बनता वो बॉन्ड, नहीं बनता 4p पाई, क्योंकि वो जब 3p पाई नहीं बन रहा है तो वो कहां से बनेगा, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे अपन। लेकिन ये बहुत अच्छे से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार जिंदगी में आएगा कि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्यान रखना, जहां तुम्हें 3p पाई दिखे वो बॉन्ड नहीं बनेगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। निपटा दीजिए। निपटा दिया? रब कर दूं? किसी को कोई भी डाउट होता है अलग से पूछा करो। क्लास में कई बार अपन मिस कर जाते हैं चीजों को कि यार ये हमें समझ में नहीं आया, या ऐसा हमें नहीं हो पाया क्लियर, अलग से पूछा करो, क्लास के बाद पूछ लिया करो। अच्छा, अब एक चीज और, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब दो टाइप के बॉन्ड हम मेनली सीखेंगे, वैसे सीखेंगे तो तीन टाइप के, पर मेनली अपने जीवन में दो ही रहेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड या टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ऐसा लिख लो, जितने टाइप की ओवरलैपिंग उतने टाइप के बॉन्ड। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग किसी ने कहा मैम, तो कंसीडर विच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, विच ऑर्डर वी हैव टू फॉलो, फर्स्ट साइज, फर्स्ट साइज, देन, बिल्कुल बिल्कुल यही कहा है मैंने अभी। पहले साइज को कंसीडर करो, एन की वैल्यू को कंसीडर करो, जब तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है। सबसे पहले साइज, उसके बाद फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक। अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो, दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, सिंपल है, दो टाइप की। एक को अपन कहते हैं एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब ये ओवरलैपिंग होती है तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? सिग्मा। अब एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल का मतलब होता है जिन दो एटम्स में ओवरलैपिंग हो रही है उनके न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन में, देखो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इनको मिलाने वाली लाइन पर जब ओवरलैपिंग होती है तब बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लें, जैसे मैंने यहाँ पर दो एस एस ओवरलैपिंग शो की है, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान से, ध्यान से, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, बिल्कुल नॉर्मल। क्या कहा मैंने? दो ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है, जब ओवरलैपिंग दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पर, एक्सिस पर होती है ओवरलैपिंग, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक एग्जांपल और बता रही हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल एस एस, सेकंड एस और पी। यार पी तो बहुत सारे हो सकते हैं, पी हमारे पास तीन है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। मान लो अपन ने लिया सपोज पी एक्स, सपोज पी एक्स, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एस आया। अब देखो यहां पर भी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हो रही है, इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पर। तो मैं लगेगा कि मैडम हमेशा ही ऐसी होती है, हमेशा ही ऐसी होती, नहीं हमेशा ऐसी नहीं होती है, हमेशा ऐसी नहीं होती है। पी पी,
मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एक पी एक्स दूसरे पी एक्स, इसके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, मान लो। सिखाती हूँ और सिखाती हूँ सब तुम लोगों को। ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो। ओवरलैपिंग एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग कहां हो रही है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब समझ में आ गया ना? दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का सीधे सीधा मतलब क्या है? दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पर जब ओवरलैपिंग होती है तो उसको अपन कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, निपटा दिया जाए इसको। वेट, ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान देना बेटा, दूसरे टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है उसको अपन कहते हैं लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। इसके थ्रू बनते हैं पाई बॉन्ड। और ये कब कहां होती है? अब एंड बिलो, या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो होती है। कैसे कैसे जरा समझना, जैसे समझना। मान लो, मान लो हमारे पास दो पी ऑर्बिटल है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है मान लो एक्स, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई कि तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये है न्यूक्लियस, दो एटम है न्यूक्लियस। यहाँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? एक्स वाई या जेड? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? एक्स वाई या जेड? एक्स एक्स। बहुत खूब बहुत खूब। ये जो ऑर्बिटल है इसको अपन कहते हैं पी एक्स। बात समझ में आई? जो एक्स एक्सिस पर होगा उसको अपन क्या कहेंगे? पी एक्स। तो जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तब पी एक्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर जो बॉन्ड बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन भाई एक हमारे पास ये पी वाई भी तो है, पी वाई। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जब एक्स है तो पी एक्स के बीच में तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। लेकिन हमारा जो पी वाई है, देखो उनके बीच में कैसी ओवरलैपिंग होती है? साइडवेज, लेटरल ओवरलैपिंग होती है। इसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। ऐसे ही पी जेड ये भी एक्स के परपेंडिकुलर है, तो ये भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड। क्लियर है? चलो लिखकर बताती हूँ, और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा, लिखकर बताती हूँ। अरे चीजें बहुत क्लियर करना है अपन को, बहुत क्लियर करना है हर चीज। रब कर दो इसको।
हाँ भाई अनुज धारीवाल। बता भाई, रब कर दो इसको। तो खेल को आगे बढ़ाएं, यही मैंने सीखा नहीं है कुछ, सीखने वाले हैं अभी बहुत कुछ। ठीक। अब देखो, अब खेल शुरू होता है, अब चीजें समझ में आएंगी। बस अपन को एक पिक्चर क्लियर हो गई। अब अपन अब अपन अच्छा, एक चीज और, एक चीज का एग्जाम्पल एक और लिख लूं मैं, एग्जाम्पल इसका एक और दे दूं। एग्जाम्पल, मुझे बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा या पाई? सिग्मा या पाई? बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया। इसको अपन डी पाई बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये डी ऑर्बिटल्स हैं। ये दोनों कौन से ऑर्बिटल्स हैं? डी ऑर्बिटल्स। चलो मुझे एक चीज और बताओ, ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं, ये सिग्मा है या पाई? पाई, बहुत खूब। ऑर्बिटल कौन सा है? पी, तो इसको क्या कहेंगे? पी पाई, पी पाई। ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, इनके बीच में पाई बॉन्ड बनाई, कौन सा कहलाता है? पी पाई, पी पाई। एक और मुझे बताओ, इसको क्या कहेंगे अपन? बहुत खूब। डी पाई पी पाई बोल दो, पी पाई डी पाई बोल दो, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज। अभी तक हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड किन ओवरलैपिंग से बनते हैं? एस एस, एस पी, पी पी। इन तीन ओवरलैपिंग से सिग्मा बनते हैं। पाई बॉन्ड किन ओवरलैपिंग से बनते हैं? पीपी, पीडी, डीडी। ये बात समझ में आई क्या लिखा गया है? सिग्मा बॉन्ड अपन ने देखा एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड पीपी, पीडी, डीडी। इसको अपन ने कहा था पी पाई पी पाई, इसको पी पाई डी पाई, इसको डी पाई डी पाई। बात समझ में आ गई? पाई बॉन्ड कब बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं? मैम न्यूक्लियस ऑर्बिटल में तो नहीं होता है, तो विजुलाइज कैसे करें कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है? मानना पड़ेगा तन्मय, मानना पड़ेगा। बिना माने अपन कैसे कुछ ही बताएंगे? बिना माने अपन कैसे कुछ ही बताएंगे? ये तो मैं तो बहुत आसान रूप में बता रही हूँ। इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना भाई, कि हम तो विजुअलाइज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मुझे पता है। क्वांटम तुमने पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया हो कि नहीं कर सकते कुछ भी, बस धुआं धुआं होता है। लेकिन ये तो बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ ना, कि किस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर तुम कहोगे कि हम तो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो तो सीखेंगे, वो तो सीखेंगे। अनुज तुम्हारा क्वेश्चन ये है ना कि अपन कैसे पता करेंगे, वो तो सीख लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अभी अभी अपन ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, एक टाइप का बॉन्ड, अब मैं तुम्हें बता रही हूं, मेंस में नहीं आएगा वो, मेंस में नहीं आएगा। अगर डी ऑर्बिटल के, डी सब शेल के चारों ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? चारों ऑर्बिटल्स। बहुत खूब, ध्यान रखना। इफ ऑल फोर lobes of d orbitals are involved in overlapping, then delta bond is formed, delta bond is formed। नोट कर लीजिए बस इसको, एक अलग टाइप का है, एक अलग टाइप का है, चारों लोग जहां इन्वॉल्व हो रही है उसको अपन ने डेल्टा कह दिया।
अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग पर बेस्ड। ये नोट कर लिया अपन ने, ये नोट कर लिए, वेट, हाँ भाई तनिष्क, रब कर दिया जाए, ठीक। अब अपन एक चीज सीखते हैं। सपोज ये मैं लिख रही हूं ओवरलैपिंग, आंसर आपको देने हैं ना, आंसर आपको देने हैं। और ये मैं लिख रही हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स वाई जेड। अगर ओवरलैपिंग हो रही है पीएक्स पीएक्स की, ओवरलैपिंग हो रही है, देखो डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब होता है पीएक्स पीएक्स से ही ओवरलैपिंग करेगा, पीवाई पीवाई से ही करेगा, पीजेड पीजेड से ही करेगा। और मैं तुम्हें क्लियर करती जा रही हूँ कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, चलो मैं तुम्हें क्लियर करती चलती हूँ। पीएक्स पीएक्स अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई, या कोई बॉन्ड नहीं, सिग्मा। पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस में, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स, सिग्मा, वाई पाई, जेड पाई। ठीक ठीक, बस अब सीखना शुरू कर दिया है। चलो पीवाई एक्स एक्सिस में पाई, बहुत खूब, वाई एक्सिस सिग्मा, क्या बात है, जेड एक्सिस, ठीक, सही है बेटा, सही है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, समझ में आने लगी बातें। पीजेड पीजेड एक्स एक्सिस, बहुत खूब, पाई, वाई एक्सिस, रिपीट कर दिया, पाई, जेड एक्सिस, ठीक बेटा सही है, पाई बनेगा यहाँ पर सिग्मा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। चलो पी एक्स पी वाई, पी एक्स और पी वाई ओवरलैपिंग, बिल्कुल कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, संभव ही नहीं है, 90 डिग्री पर है एक दूसरे के, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे पी एक्स पी वाई लिखा हो या पी वाई पी जेड लिखा हो या पी एक्स पी एस कुछ भी लिखा हो, अगर ये परपेंडिकुलर वाले आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड, याद करो क्या ये भी परपेंडिकुलर है? डी एक्स वाई डी वाई जेड एक ऐसा है एक ऐसा है, परपेंडिकुलर है क्या ये? दो प्लेन एक्स वाई और वाई जेड प्लेन परपेंडिकुलर है भाई साहब, यहां भी कुछ नहीं होने वाला, यहां भी कुछ नहीं होने वाला। बात क्लियर है, परपेंडिकुलर है ये, तो यहां पर भी कुछ नहीं होने वाला। चलो ठीक है, एक काम करो, डी एक्स वाई और पी जेड ले लो। अरे और क्लियर होंगी चीजें, तुम देखो मैम, लास्ट वाला प्लीज एक बार डायग्राम से बता दीजिए, ये वाला डी एक्स वाई डी वाई जेड। ओके 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 प्रभु, डी एक्स वाई डी वाई जेड, कोशिश करती हूँ भाई, शायद समझ में आ जाए। देखो डी एक्स वाई, ये मान लो डी एक्स वाई है, मान लो ये डी एक्स वाई है, ठीक है, और
इसके परपेंडिकुलर है 4, डी वाई जेड। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगी? ओवरलैपिंग तो तब होगी जब या तो इस तरीके से करें, या तो एक दूसरे के साथ आए। अगर परपेंडिकुलर है ये, तो ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल? परपेंडिकुलर जैसे पी एक्स पी वाई में नहीं है ना पॉसिबल। जैसे पी एक्स पी वाई में भैया देखो, रब करके पूरा बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, बताती हूँ। पहले इसका आंसर और दे दो, फिर बताती हूँ, समझाती हूँ बोर्ड पर भी, डायग्राम से भी समझा देती हूँ। डी एक्स वाई नहीं होगा, बहुत बढ़िया। पी जेड है, डी एक्स वाई है, कुछ कोई भी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर, चाहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स रखा हो, वाई रखा हो, जेड रखा हो। अब बच्चा बोल रहा है, बिल्कुल, अब बच्चा बोल रहा है कि डी एक्स वाई और डी वाई जेड को उसे समझा दीजिए, किससे? डायग्राम से। तो वो समझा रही हूँ, रब कर दूं इसको। ठीक, डी एक्स वाई डी वाई जेड, बिल्कुल आसान है रे बच्चे। एक्स वाई, ये एक्स वाई एक्सिस है, वाई जेड। अब वाई जेड देखो, वाई जेड, तो ये वाई में, और मैं कैसे बनाऊं इसके पीछे, एक दूसरे के तो मान के चलो परपेंडिकुलर है भाई, मान के चलो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा पाऊंगी बेटा, यही ज्यादा सच्चे समझ में आएगा तुमको। एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक ऐसा प्लेन में है, एक ऐसा है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में नहीं हो पाएगी ओवरलैपिंग। या अगर ऐसे होते तब ओवरलैपिंग होती, डेल्टा बॉन्ड बन जाता चारों लोब में। ऐसे होते तो पाई बॉन्ड बन जाता। बात आ रही है समझ में? ऐसे होते तो पाई बॉन्ड बन जाता, ऐसे होते डेल्टा बॉन्ड बन जाता, लेकिन ऐसा है तो कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब और कुछ खेल और हो जाए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डी एक्स वाई, अब मजा आएगा। डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स रखा हुआ है, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स, ये है वाई। डी एक्स वाई का शेप कुछ इस तरीके से होता है। बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो, रुक जाओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? एक्स। कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई, बहुत खूब, पाई। ठीक, समझ गई। अब एक काम करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई रखते हैं, ये रखना पड़ेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये है एक्स। अगेन अगेन कौन सा बॉन्ड बना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर अपन ने वाई रखा है तो कौन सा बॉन्ड बना? समझ में आ रही है चीजें या नहीं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर अपन जेड रख लें, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मतलब, देखो व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है उसमें मैंने बनाया एक्स और वाई, एक्स और वाई। हाँ तनिष्क, तनिष्क समझ लेना बेटा, समझ लेना। ये मैंने बताया एक्स एक्सिस, ये मैंने बताया वाई एक्सिस। तो मान लो ये जो स्टिक निकली हुई है ये है जेड एक्सिस, ये जो स्टिक निकली हुई है ये कौन सा है? जेड एक्सिस है। देख रही है स्टिक है सीधी, कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। अब आपके पास एक्स वाई, एक ये है, ये है एक्स वाई।
अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z पर एक और XY ले जाया जाए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर अगर ले जाया जाए तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इनके बीच में? बात आ रही है समझ में? बहुत खूब, बहुत खूब, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा, बिल्कुल सही। यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? डेल्टा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। करो, ट्राई करो, पढ़ो, ट्राई करो, नहीं आता तो अलग से समझो, मैं हूं अवेलेबल, घबराओ मत, डरना नहीं है, सीखना है तो डरना नहीं है। फिर से पढ़ो, चीजों को सीखो, आपस में डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो, सब आएंगी चीजें, जाएंगी कहाँ? रब कर दो इसको। ये वाई एक्सिस का अपन ने की है ओवरलैपिंग, ठीक। अब थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दूं, फिर मैं बस खत्म करती हूँ। DXY, चलो, एंड PX, चलो बना के बता दे रही हूँ आपको। ये मान लो Y है, ये मान लो X एक्सिस है, DXY ऐसा बनेगा, और PX, अरे भाई साहब PX, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? X है, तो इनकी ओवरलैपिंग जो होगी, ध्यान दो, ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, ऐसी। और जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है ना कि जितना ऊपर उतना नीचे, जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग, तो अपन कहते हैं कि भैया जीरो ओवरलैपिंग हुई। कैसी ओवरलैपिंग हुई? जीरो ओवरलैपिंग हुई। जब ऊपर और नीचे से बराबर बराबर होती है तो अपन कहते हैं जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया? जीरो, एक्स में तो कुछ नहीं होगा। चलो एक काम करें, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई ले लें। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लिया है? वाई। और ये आ रहा है PX, ये आ रहा है PX। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वाई, कौन सी ओवरलैपिंग होगी? कौन सी ओवरलैपिंग? पाई। ठीक 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 ठीक। और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z ले लें, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z ले लें, मतलब ये वाला, ये पेन बाहर निकला हुआ है, तो वहां से अगर अपन देखो एक p ऑर्बिटल को ऐसा लेके जाएं, तो जितनी ऊपर उतनी नीचे ओवरलैपिंग, ऊपर नीचे बराबर ओवरलैपिंग, जितनी बॉन्डिंग उतनी एंटी बॉन्डिंग, तो इसको भी अपन कहेंगे कि भाई यहाँ तो जीरो ओवरलैपिंग होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मैं रब कर दूं भाई, बहुत सारी मैंने ओवरलैपिंग, और भी हो सकती है तरह तरह की। तुम लोग बस सोचो, दिमाग लगाओ अपना कि कैसे हो सकता है चीजें और कैसे हो सकती हैं। मैंने केवल तुमको थोड़ा सा सोचने का एक डायरेक्शन दिया है, और जितनी ओवरलैपिंग है सीखो। बाकी मेंस तक तो नहीं आती हैं ये सब चीजें, मेंस तक तो बहुत कम आती हैं ये ओवरलैपिंग, शायद ही पूछी जाए। मैम वाई एक्सिस, श्रेयांशी क्या बेटा वाई एक्सिस वाला बता दूं? इसमें बता दूं वाई एक्सिस में कैसे हुआ था जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाहर रखा था? देखो देखो देखो, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो अपन ने वाई रखा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो है तो हमारा PX। अगर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये हो गया हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई, और ये है एक्स एक्सिस मतलब PX। और जब ये इस तरीके से आएगा तो इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। देखो अपन ऐसे ही बना सकते हैं, इसको इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं बेटा, इसको x मान लो, इसको y मान लो, और ये है PX। ये ओवरलैपिंग अपन ने सीखी थी ना, वो मैंने आड़ा बना दिया, तो उसमें घबराओ मत, ये ऐसे ही है, सेम है, दोनों सेम है। ठीक 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 ठीक। मैम क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट पर आते हैं प्लीज एग्जांपल दीजिए। बॉन्ड पूछे जाएंगे, बॉन्ड, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज x then dx dy and px overlapping will form।
कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सिग्मा, पाई, डेल्टा, फलाना ढिमका, ऐसा फालतू क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। इनफैक्ट तुम्हारा जो पेपर होगा ना, टेस्ट अभी मेंस लेवल का, उसमें तो सब कुछ आएगा ही नहीं, उसमें इतना कुछ नहीं आएगा। तुमको बीबीटी समझ में आ गई, ओवरलैपिंग समझ में आ गई, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखे, हमने बॉन्ड की स्ट्रेंथ के क्वेश्चन देखे, हमने वेरिएबल वैलेंसीज के क्वेश्चन, मैम टॉपिक टेस्ट के। अरे तन्मय, तुम ये सब बातें अपन कर लेंगे बाद में बेटा, सीखने में मन लगाओ, सब आएगा जो तुम्हारे टेस्ट में आएगा ना, वो सब पढ़ा दिया जाएगा, मत घबरा। ऐसा अपन टेस्ट ओरिएंटेड नहीं, खुशी से पढ़ो, खुशी से पढ़ो। बता दूंगी, मुझसे पूछ लिया गया है, मैंने बता भी दिया है, अभी मुझे याद नहीं है, कुल मिलाकर मुझसे अलग से पूछ लेना। आई थिंक तुम्हारे ग्रुप में भी आ गया है टेस्ट का सिलेबस, तो तुम्हारे ग्रुप में नहीं आया अभी? सस्पेंस, सस्पेंस नहीं खोलूंगी मैं। रहने, थोड़ा सस्पेंस रहने दे, थोड़ा रहने दे, वही आएगा जो पढ़ा दिया है, टेंशन मत ले। चलो चलो तनीषा, बता दूंगी बेटा, बता दूंगी, बाद में बता दूंगी। अच्छा हाँ, अब सुनो मेरी बात। बीबीटी में 2-3 टाइप के क्वेश्चन अपन ने देखे, वेरिएबल वैलेंसीज के, वही स्टेट ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड, सेकंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ, थर्ड ओवरलैपिंग। इतने क्वेश्चन देखे अपन ने, इस तरह के क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, ये देके वो पूछ लिया जाए, ये देके वो पूछ लिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन। अब अगली चीज आती है, जब हम पॉलीएटॉमिक स्पीशीज की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक, देखो पॉलीएटॉमिक का मतलब हो जाता है मोर देन 2 एटम्स। इन पॉलीएटॉमिक स्पीशीज कई बॉन्ड पैरामीटर का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ये सब होता है इसका मतलब। मल्टी या पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में हमको कई बॉन्ड पैरामीटर समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये बीबीटी वालों ने ही दिया था। किसने दिया था? बीबीटी वालों ने दिया था। ये बीबीटी वालों का ही कंसेप्ट है, टोटली हाइपोथेटिकल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि अपन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा हो, लेकिन ऐसा गजब कंसेप्ट है कि उससे अपन चीजों को बहुत आसानी से समझा पाए। ठीक है मैडम, हमारे जीवन में क्या उपयोग है? आपके जीवन में ये उपयोग है कि जब इसके क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूल दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, तो आपसे वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आना चाहिए। ठीक है मैडम, और कुछ? हाँ, कभी कभार कुछ कंसेप्चुअल चीजें पूछ लेते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सिखाऊंगी। मे भी आप में से कई बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि आप भूल चुके हो, इसलिए मैं फिर से बताऊंगी। तो जिनको आता है वो पेशेंस से बैठे रहेंगे। अब अपन एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, बीबीटी का ही कंसेप्ट है, उन्होंने ही समझाया था। किस चीज के लिए? पॉली एटॉमिक स्पीशीज में। इन पॉली एटॉमिक स्पीशीज मैनी बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पैरामीटर्स मींस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एटसेट्रा कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू a hypothetical concept, hypothetical concept known as hybridization, known as hybridization। अब क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या मतलब है? ध्यान इधर सबका, ध्यान इधर सबका। बताया ये गया कि जब कोई पॉलीएटॉमिक स्पीशीज होगी, कोई भी पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, जैसे अपन ने ले लिया AB2, एक एटम है ए का, 2 एटम है बी के, तो जो सेंट्रल एटम है कौन सा?
सेंट्रल, मान लो इस तरीके की बॉन्डिंग है, इस तरीके की बॉन्डिंग है, तो सेंट्रल एटम कौन सा है? ए। इन्होंने सिंपल ये बताया, इन्होंने ये सिंपल बताया कि बॉन्डिंग होने के पहले, ध्यान से सुनो, बॉन्डिंग होने के पहले ए के, सेंट्रल एटम के, वैलेंस शेल के कुछ ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरमिक्सिंग होती है, कुछ तो भी खेल होता है। और खेल करने के बाद जब ये बाहर आते हैं ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। जब ये, क्या कहा मैंने? जब ये ऑर्बिटल्स बाहर आते हैं तो सब एक जैसे मुखौटा लगाए हुए आते हैं, आप पहचान नहीं सकते देखकर कि यार अंदर तो एक एस गया था, एक पी एक्स गया था, एक पी वाई गया है, बाहर तीन निकले, तीन अंदर गए, तो तीन जब बाहर निकले खेलकर, ये तीनों तो एक जैसे हो गए। इसको कहा हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा इसको? हाइब्रिडाइजेशन। कि कुछ एक सेंट्रल एटम के कुछ एक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के पहले खेल करते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है कुछ, और फिर तीनों, मतलब जितने भी ऑर्बिटल गए हैं उतने सारे ऑर्बिटल बाहर आते हैं एकदम एक से बनकर, उनको अपन कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? उसको अपन कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है तो नोट भी कर लो, इसको नोट भी कर लो फटाफट। फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम में इंटरमिक्स। वैसे ज्यादा अच्छे से तुम्हारे नोट्स में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ ताकि बस समझ में आ जाए आपको, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सब समझ में आ जाएगा आपको ये पढ़ने के बाद। प्रभु, दिमाग में पर रिवाइज करो। क्या कहा मैडम ने? मैडम ने कुछ ऐसा कहा है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में कुछ इंटरमिक्सिंग हो रही है और नए ऑर्बिटल बन रहे हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जा रहा है। कुछ खास समझने में? बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी तो उठाओ, एनसीईआरटी तो पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। इनऑर्गेनिक में तो अच्छी है, अच्छे से लिखा हुआ है। और जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो पढ़ते जाओ उससे। और कुछ समझ में ना आए, पिक लो, मुझे शेयर कर लो, मैम ये लाइन क्या लिखी है समझ में नहीं आ रही, तो मैं बता दूंगी तुमको। अब यहाँ पर एक चीज और, एक चीज और, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। क्या कहा? ये कहा गया कि अगर तीन ऑर्बिटल गए हैं इंटरमिक्सिंग के लिए, तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। दो गए हैं इंटरमिक्सिंग के लिए, दो फॉर्म होंगे। चार गए हैं इंटरमिक्सिंग के लिए, चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ध्यान रखते जाना चीजों को, समझ में आएंगी। अभी बिल्कुल याद रखने की कोशिश करो, कंसंट्रेटेड रहो, याद रखने की कोशिश करो, चीजें सब समझ में आएंगी। थर्ड, इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें याद है मैंने बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के साथ। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में खाली, भरे हुए, आधे भरे हुए, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई कंडीशन नहीं। इन हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड
ऑर्बिटल्स में टेक पार्ट, में टेक पार्ट। फटाफट नोट करो, आगे अपन और अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, फटाफट नोट कर लो इसको। मैम पर स्पिन तो अपोजिट ही होना चाहिए। अनन्या, अनन्या मैंने क्या कहा बेटा, ये बॉन्ड थोड़ी फॉर्म हो रहा है, ये तो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हो रही है, अभी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। जब बॉन्ड फॉर्म होगा तब वो कंडीशन लगेगी, अपोजिट होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तब वो कंडीशन जरूर लगेगी। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है। क्लियर? बढ़िया, बस दिमाग चलते रहना चाहिए। निपटा दूं इसको, ऊपर जो लिखा हुआ है थोड़ा। फोर्थ, फोर्थ, in hybridized orbitals, one lobe is larger than another and overlapping takes place through larger lobe। ये क्या लिखा मैडम आपने? भाई सिंपल सिंपल ये लिखा हुआ है अपन ने कि जैसे देखो, जैसे एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, मान लो इनकी हो गई इंटरमिक्सिंग। क्या हुई इनकी? इंटरमिक्सिंग। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? दो, एक एस का और एक पी का। तो कितने नए बनेंगे बताओ, जो तुमने लिखा हुआ है बताओ कितने नए बनेंगे? दो नए बनेंगे। और जो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप कैसा होता है? उनका शेप इस तरीके का होता है, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी। ये एक और ये दो। तो आपको ये बताया गया है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हो सकता है, आ सकता है कि मैडम एस ऑर्बिटल का पता है स्फेरिकल, पी का पता है डम्बल, तो जो हाइब्रिडाइज्ड बनते हैं उनका शेप कैसा होता है? उनका शेप ऐसा होता है, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी। दो बने, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी। देखो दो बना दिया अपन ने, एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप कैसा बना है? एक लोब बड़ी एक लोब छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ये लिखा हुआ है। क्लियर? अब फिफ्थ, काफी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ध्यान दो कहां यूज करते हैं इनका। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म sigma bond, not pi bond, only sigma bond are used to form sigma bond and to contain लोन पेयर। दो कामों के लिए यूज होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और लोन पेयर रखने के लिए। अच्छा, इसका मतलब पाई बॉन्ड जो बनाएंगे, पाई बॉन्ड जो बनते हैं उनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ये है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग तो मैं बता दूं, मैं मीनिंग क्या हुआ, ये जो अपन ने लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? पहला मीनिंग ये क्लियर हुआ, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ non hybridized orbital।
नॉन हाइब्रिडाइज्ड को ही अपन प्योर कह देते हैं, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और एक आध और चीज, हाँ एक चीज और, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। कैसे? कैसे? देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको अपन स्टेरिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्योंकि भाई इसका यूज कहां हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड बनाने में, लोन पेयर रखने में। तो अगर हमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? ठीक अवधेश, ठीक, ठीक शैली, ठीक है। चलो तो खेल शुरू कर रहे हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ जो लिखा हुआ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। मैम फोर्थ पॉइंट की लास्ट लाइन, फोर्थ पॉइंट की लास्ट लाइन, अच्छा, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस थ्रू लार्जर लोब, ये है ना? बता दूंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अभी थोड़ा वेट कर, थोड़ा वेट कर। नेक्स्ट क्लास में अपन डायग्राम से देखेंगे कि किस तरीके से, बिल्कुल देखेंगे। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे ध्यान में आया कि हमें समझना है। देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। रब कर दूं? ठीक, ठीक, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, मेरी आवाज क्लियर है आपको? मेरी आवाज क्लियर है? ये बीच में म्यूट कैसे हो गया था अपने आप? हाँ, मैं टच किया नहीं स्क्रीन को। अच्छा है, तुम लोग थक गए होगे, तुम लोग का ब्रेक मिल गया। अच्छा है, चलो ठीक है, ठीक है। मैं क्या कह रही थी? मैं बोल रही थी स्टेरिक नंबर, वीडियो भी अच्छा, 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 कोई बात नहीं। मैं भी फ्रीज ही थी, मैंने भी कुछ नहीं किया उस टाइम पर। स्टेरिक नंबर अगर पता हो तो हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ये तुम्हें अभी याद रखो, 2 है तो sp, 3 है sp2, 4 है sp3, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। 5 है sp3d, यहाँ पर dz2 यूज होता है। 6 sp3d2, d के कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं कभी कभार पूछ लेते हैं? dz2 and dx2 minus y2। sp3d3, dz2, dx2 minus y2 and dxz, x y, सॉरी। तो वो पता है हाइब्रिडाइजेशन और भी होते हैं, बहुत सारे सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगी। dsp2 भी होता है, d3s भी होता है, पर अभी के लिए तुम्हें sp3 याद रखना है, ये बाद में अपनी जिंदगी में आएंगे। 6 में sp3d2 होता है, d2sp3 भी होता है। 5 में भी dsp3 भी होता है। और जहां भी d सामने आ जाए, जहां भी d सामने आ जाए, तो ये वाला d है, ये पेनल्टीमेट शेल का होता है। पेनल्टी, जैसे ये दोनों ऑर्बिटल अगर nth शेल के हैं तो ये n-1th शेल का है। पेनल्टीमेट शेल का मतलब समझते हो? लास्ट से जस्ट अंदर वाली।
उसको अपन कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो जहां जहां डी पहले लिखा है, मतलब ये डी ऑर्बिटल्स कहाँ के यूज हो रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल के यूज हो रहे हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लिखा हुआ है। और जहां जहां डी बाद में यूज हो रहे हैं, मतलब ये वैलेंस शेल के ही डी है। ओके ओके, अब ये रट गया तुम लोगों को, ये याद हो गया क्या? 2sp, 3sp2। देखो ना, 2 मतलब 2 ऑर्बिटल, 3 मतलब 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 1s और 3p, 5 ऑर्बिटल। याद हो गया? बहुत खूब। रब रब कर दूं इसको। अब एक बार मैं तुमको स्टेरिक नंबर निकालना सिखाती हूँ कि कोई भी स्पीशीज आ जाए, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। अब आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा जाए, आपके पास आयन है, ट्राई आयोडाइड आयन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ध्यान देना, ध्यान देना। अब इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक कैसे? चलो और एक बार, बेटा 7 वाला तो बता दूंगी, बाद में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। अब यहाँ सीख लो, बाद में मुझसे पूछना, बता दूंगी तुमको, है ना। अभी यहाँ सीखो। इसमें आपसे कहा हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो अपन सबसे पहले पहला स्टेप होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जैसे ट्राई आयोडाइड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन x, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन है, सारे हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 3 जा 21 और एक नेगेटिव लगा हुआ है 22। सेकेंड स्टेप में करते क्या है अपन, सेकेंड स्टेप में x डिवाइडेड बाय 8, x डिवाइडेड बाय 8। तो जब हमने 22 को डिवाइड किया 8 से, 8 2 जा 16 और कुछ रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 6। तो हमने लिखा जब अपन इसको डिवाइड करते हैं, x कुछ भी हो सकता है, जब इसको अपन डिवाइड करते हैं y प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जैसे अपन ने लिखा 8 2 जा 16, कितना बचा, रिमाइंडर 6, इसको डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर जो बचता है उसको डिवाइड करो 2 से, तो ये आ जाते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस ये आ जाएगा लोन पेयर। जैसे यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, अभी आवाज क्लियर है मेरी, अभी आवाज क्लियर है, सुन पा रहे हो? ठीक है, ठीक 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 है। अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन x, उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। स्वस्तिक पटेल, कुछ डाउट है? स्वस्तिक पटेल, नहीं, ठीक है। तो चलो अब ध्यान कर दो, x डिवाइडेड बाय 8, y प्लस रिमाइंडर जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड। जैसे यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, टोटल कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, टोटल आ गया 5। चलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका। मयंक, सही है आंसर, सही। शैली, स्वस्तिक, स्मिता, sp3d होगा बेटा, अवधेशा, ठीक 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 ठीक, sp3d बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब जरा एक चीज ध्यान रखना,
एक चीज ध्यान रखना, जब अपन ट्रिक लगाते हैं ये वाली, जब ये ट्रिक लगाते हैं तो हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेना, एक मत लेना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जब ये ट्रिक लगाएंगे तो हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करोगे? 7, एक काउंट मत करना। चलो अब जरा फटाफट मुझे एक दो के करके बताओ, एक दो के लिए करके बताओ। रब कर दूं, ये ट्रिक हटा दूं? फर्स्ट ClO3 नेगेटिव, सेकंड NO2 पॉजिटिव, थर्ड N3 नेगेटिव, फोर्थ PCl5, फिफ्थ SO2, SO3, 7, 8, 9। आपके पास, रुक जा बेटा, मैं पूछूंगी आपसे, आपके पास 5 मिनट, ज्यादा तो नहीं है, 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। पांच मिनट बाद डिस्कस कर लेंगे अपन। चीटिंग मत करना, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। रेडी? चलो चेक करो आंसर, जिसमें डाउट है वो पूछो। आप आंसर चेक करो अपने, और जो डाउट है वो पूछो।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें ठीक है, सेकंड में और इसमें, बहुत बढ़िया। और तुम लोग पूरी वसूली करोगे क्या भाई? अरे पूरी वसूली, फिफ्थ में भी डाउट है क्या? टेंथ में भी है, थर्ड में भी है? अरे भाई, यार तो वसूली कर रहे हो, बता रही हूँ, ये वसूली कर रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, सेकंड देखो। सेकंड बढ़िया बेटा, जितने सही है बढ़िया, अच्छी बात है, अपन सीख जाएंगे बाकी की प्रैक्टिस करके। नाइट्रोजन O2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और एक कम करना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एक कम करना है, तो कितने हो गए? 16। 16 डिवाइडेड बाय 8, लो ये तो कंप्लीट हो गया दो से, तो केवल दो सिग्मा बॉन्ड आए, लोन पेयर जीरो, लोन पेयर जीरो, टोटल दो आया, sp हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है? अब थर्ड में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो सब आ जाएगा, प्रैक्टिस करो सब आ जाएगा। थर्ड चेक कर लो। नाइट्रोजन, तुम लोग ने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही काउंट किया होगा, बस वही बता दे रही हूं मैं। थर्ड, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं और ए के नेगेटिव है, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। 15 कैसे किया है? 3 इंटू 5 प्लस 1। फोर्थ में क्यों डाउट है? फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 40 डिवाइडेड बाय 8। NO2 नेगेटिव, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, 12, एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, टोटल कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाय 8, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, sp2। ठीक है, और इथे देख लो, NO3 नेगेटिव में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, आउटर मोस्ट में 6, एक फ्री में मिल गया, टोटल 24 डिवाइडेड बाय 8, 3, तो 3 मतलब sp2। अब यहां पर जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, 7, कर लो टोटल और खत्म कर दो, 30 डिवाइडेड बाय 8। अरे 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 अरे, सर 5 टोटल sp3d। और किसी को कहीं कुछ डाउट? हाँ, जिसको भी देखो, जहां जिसको डाउट था सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? मैम फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाला, अरे रे तुम सब करवा लिए यार, तुम लोग तो बहुत मेहनत कराते हो। 6 प्लस 12, 18 डिवाइडेड बाय 8, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। जब टोटल 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा है अपन ने। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो इसको, एक एक को निकालते आना चाहिए, एक एक के निकालते आना चाहिए। मैम लोन पेयर कैसे पता करें, है या नहीं? अरे अगर रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर अगर बचता है 2 डिवाइडेड बाय 2, वो लोन पेयर होता है। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2, ये होता है लोन पेयर, ये होता है लोन पेयर। बात आई समझ में? अपन ने जो मेथड सीखी ना,
उसमें रिमाइंडर जो बचता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो अपने लोन पेयर हो जाएगा। क्लियर? करो, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने मैंने करवाए हैं बहुत अच्छे से करो। कुछ भी डाउट होता है पूछो। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बस एक लाइन और नोट करो, एक लाइन और नोट कर लो। दिस ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नेटवर्क सॉलिड, network solids like diamond, graphite, सिलिका। इनके तो याद ही रखने पड़ेंगे, sp3, sp2, sp3 स्ट्रक्चर से आएंगे। प्रैक्टिस के लिए चाहिए तुमको? चलो जिनके प्रैक्टिस के लिए चाहिए है वो प्रैक्टिस के लिए लिख लें, बाकी बच्चे जा सकते हैं। भाई इतने बहुत हैं अभी के लिए। इन सब में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल चेक कर लेना। नोट कर लिया? ओके ओके, जिन बच्चों को डाउट है वो इसकी प्रैक्टिस कर लें और फिर मुझे आंसर भेज दें। कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बता दूंगी। जिनको डाउट है, जिसमें डाउट हो वो पूछ लेना। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। मीटिंग एंड कर रही हूं मैं। ओके ओके।